लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मंगलवार को डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा दिए गए देश विरोधी बयानों से सियासत गरमाई। भाजपा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर देश को कमजोर करने और पाकिस्तान के लिए काम करने का लगाया आरोप। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, काशी के साथ मेरा मां और बेटे जैसा रिश्ता। काशी के लोगों ने दिया भरपूर प्यार, नहीं कर सकता था कल्पना। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर झूठ और भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, 4 जून तक है इसकी सीमा, 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न ही उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी देश की ताकत होगी। धार्मिक आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया। कहा, संविधान के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर देश को होगा नुकसान। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। केजरीवाल पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग लेने का आरोप। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की तेलंगाना में चुनावी रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने अपने अपने राज्यों में किया प्रचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा में पेपर लीक से जुड़ी खबरों का किया खंडन। बताया पूरी तरह निराधार। कहा, सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे प्रश्न पत्र का परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब आपको विस्तार से खबरें बताते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में भी निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान की पूरी तैयारी की है। मौसम को देखते हुए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तीसरे चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। तीसरे चरण के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संपत्ति सर्वे, विरासत टैक्स, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आरक्षण, विकसित भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के अलावा भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों पर जोरदार तकरार देखने को मिली। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन 93 सीटों पर मतदान होना है उनमें सूरत को छोड़कर गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। साथ ही बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीट, गोवा की 2 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण की 93 सीटों में 10 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। तीसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, राजकोट से परषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से डॉक्टर बनसुख मांडविया, उत्तरी गोवा से श्रीपद येसो नाइक,
चुनावी मैदान में हैं। वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, बेलगाम से जगदीश शेट्टार और हावेरी से बसवराज बोम्मई भी किस्मत आजमा रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, बारामती से सुप्रिया सुले, मैनपुरी से डिम्पल यादव, शिमोगी से BY राघवेंद्र जैसे दिग्गज के नाम भी शामिल हैं, जिनकी किस्मत तीसरे चरण के मतदान के साथ ही EVM में बंद हो जाएगी। तीसरे चरण की इन्हीं 93 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। 93 सीटों में से भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थीं। NCP और JDU को 3-3, TMC और सपा को 2-2 सीट मिली थी और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें आई थीं। बसपा, RJD और CPIM तीसरे चरण में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से किस्मत आजमा रहे 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन BSP उम्मीदवार के निधन के बाद मतदान को स्थगित कर तीसरे चरण में कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सीट पर मतदान छठे चरण के तहत 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को लेकर निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है। इसके तहत पार्टियों को उनके संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर फर्जी सामग्री हटानी होगी। चुनाव आयोग ने पार्टियों को सूचना को तोड़ मरोड़ कर पेश करने या गलत सूचनाओं के प्रचार के खिलाफ भी चेतावनी जारी की है। इसमें खास तौर पर AI के जरिए डीप फेक के दुरुपयोग को लेकर भी चेतावनी दी गई है। चुनावी तपिश के बीच कांग्रेस नेताओं के देश विरोधी बयानों ने पारा और बढ़ा दिया है। पुंछ में शहीद जवान पर चरणजीत सिंह चन्नी और मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के कांग्रेसी नेता का बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है, तो फारूक अब्दुल्ला और तेज प्रताप यादव के विवादित बयान ने भी आग में घी का काम किया है। बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप लगाया और कांग्रेसी नेताओं से जवाब मांगा है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों की शहादत और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा की जा रही राजनीति पर भाजपा ने जोरदार तरीके से पलटवार किया है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के हमले में शहीद हुए एक जवान की शहादत के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइज चीन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के समय शहीद हुए मुंबई पुलिस के अधिकारी हेमंत करकरे की शहादत पर भी महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विवादित बयान दिया है।
जिसके बाद से कांग्रेस लगातार घिरती नजर आ रही है। वडेट्टीवार के बयान के बाद जहां कांग्रेस बैकफुट पर है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। क्या आरोप कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या कहेगा? अब तक पाकिस्तान ने कभी नकारा नहीं है कि कर और 3 पुलिस ऑफिसर जिनको शहादत मिली वो मानते हैं, क्योंकि हमने जुडिशियल प्रूफ दिया है। लेकिन हमारे जनाब सिर्फ राजनीति सियासी कर रहे हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीते दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगियों के साथ ऐसे बयान आए हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे इंडी गठबंधन देश को कमजोर करने पर आमादा है और पाकिस्तान परस्त बयान दे रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान है कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। साहस ये होनी चाहिए, ना कि ये उस पराजित मानसिकता का प्रतीक कि बड़े और ताकतवर मुल्क होके आप सिर्फ, जो प्रधानमंत्री ने कहा, डोजियर देते रहे। वो डोजियर देते थे, अब ये मोदी जी की सरकार है जो डोज देती है, डोजियर नहीं देती है। फारूक अब्दुल्ला से लेकर शशि थरूर हों या फिर चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान हों, इन सभी के बयानों में एक समानता पर भाजपा लगातार सवाल पूछ रही है। तो इस बीच आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी पुंछ हमले पर विवादित बयान दिया है, तो बीजेपी इंडी गठबंधन के मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन से कि आपका एक प्रमुख सहयोगी जो उस राज्य से आता है जहां से आप सांसद हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है भारत का परमाणु भंडार समाप्त कर देंगे, मैनिफेस्टो में कहते हैं, और दूसरा गठबंधन सहयोगी कहता पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, इन दोनों का मिलाकर जवाब समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। देश के लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों ने भाजपा को चुनावी मुद्दा भी दे दिया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा एक है। और इसी चुनावी बहस के बीच आज झारखंड में ईडी की रेड में करोड़ों रुपए की गड्डियां मिली हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और जेएमएम नेता आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। इस बरामदगी के बाद जेएमएम समेत इंडिया गठबंधन के नेता बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पर पीएम मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं? ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने देश भर में ऐसे ही
काली कमाई के गोदाम बना रखे हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड में मिले नोटों के अंबार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। पीएम ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि नोटों के पहाड़ मिलते हैं, वे कांग्रेस के प्रथम परिवार के करीबी होते हैं। ईडी ने रांची में कई जगहों पर छापेमारी की है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। पीएमएलए के तहत करीब आधा दर्जन ठिकानों पर रेड डाली गई। ईडी की ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी की गई। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। बीते साल फरवरी में एजेंसी ने वीरेंद्र राम से लंबी पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने फरवरी 2023 में रांची, जमशेदपुर और झारखंड, बिहार और दिल्ली के कुछ अन्य स्थानों पर सर्च अभियान चलाया था, जिसके बाद उसे पकड़ा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में एक जनसभा के दौरान इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापे ने सबको हैरान कर दिया था। धीरज साहू के ठिकानों से कुल 351 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी। उस समय आयकर विभाग ने ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित किया। अपनी सभाओं में पीएम मोदी ने राज्य के सत्तारूढ़ दलों को निशाने पर रखा। उन्होंने जनता से ये भी वायदा किया कि भाजपा के केंद्र और राज्य की सत्ता में आने पर उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन राज्यों में धुआंधार प्रचार किया जहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। उन्होंने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर दोनों ही राज्यों के सत्तारूढ़ दलों को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाकर लोगों से भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। उन्होंने दिन की पहली रैली को ओडिशा के गंजम जिले में संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है। मोदी जी स्वागतम। ओडिशा के ही नवरंगपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेडी 25 साल में लोगों की मुश्किलें कम नहीं कर पाई है। उन्होंने जनता से एक बार भाजपा को मौका देने को कहा। सत्ता में आने के बाद 5 साल में ओडिशा को नंबर 1 बना दिया जाएगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यहाँ कपास किसान परेशान है, यहाँ गन्ना किसान परेशान है, यहाँ मक्का उगाने वाले छोटे किसान परेशान है।
और बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। एक बार भाजपा को मौका दीजिए और मैं आपको कहता हूं 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। ओडिशा की जनसभाओं के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी ने राजमुंद्री में रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की वाईएसआर कांग्रेस की सरकार पर शराब का सिंडिकेट चलाने और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार फुल स्पीड में है लेकिन विकास पर ब्रेक लगा हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भगवान राम का विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के नेता जब भी राम मंदिर का समर्थन करते हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। आंध्र प्रदेश विकास और विरासत की धरती है। यहां की पहचान एनटीआर गारू से होती है। एनटीआर गारू ने भगवान राम का चरित्र जन जन तक पहुंचाया था। अब बीजेपी ने भव्य राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा किया है, लेकिन तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का बायकॉट कर दिया। कांग्रेस का कोई नेता अगर भक्ति भाव से राम मंदिर चला जाता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की अंतिम रैली को आंध्र प्रदेश के अनाकपेल्ली में संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को एक जैसी पार्टी बताते हुए माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 24 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस गरीबों के लिए इसके आधे घर भी नहीं बना पाई। उन्होंने राज्य सरकार पर गन्ना किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि राज्य में एनडीए की सरकार आने पर उनकी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय, चंद्रशेखर, उर्मिलेश और ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ खास बातचीत में काशी पर बोलते हुए वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, तभी 10 साल बीत गए। मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। और इसलिए एक मां बेटे का जैसा रिश्ता, वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ लोकतंत्र है। नामांकन भी भरेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर